गुड मॉर्निंग माय डियर। हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ये आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास 11th का जो ये सिलेबस है वह आपको क्लास 11th के साथ साथ नीट, IIT, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं यूनिट कौन सा है हमारे सामने में। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट हमने लिखा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जब आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम लिखा रहता है फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे जो हमने यूनिट बनाया है फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट को साथ में लेके बनाया है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड जो है वह इंट्रोडक्शन है। वह इंट्रोडक्शन देता है साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, कितने तरह के फोर्स होते हैं, इसी सब के बारे में इंट्रोडक्शन बताता है हमें। तो यहाँ पे हमने दोनों को साथ रख दिया है। यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा जो है मेन टॉपिक होता है। फिजिकल वर्ल्ड जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल में मेजरमेंट से। इसीलिए हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वह काइनेमेटिक्स का है, जो आपको इसमें 10 मार्क्स आता है। और इस वाले में जो ये 3 मार्क्स लिखा हूँ ये मेजरमेंट से देता है, यूनिट और मेजरमेंट से ही मार्क्स देता है, समझ गए। और ये काइनेमेटिक्स आपको 10 मार्क्स देता है, लॉ ऑफ मोशन 10 मार्क्स देगा। फिर चौथा यूनिट होगा आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। यहाँ से जो ये काइनेमेटिक्स एक्चुअल में ये जो स्टार्ट होता है यूनिट 2 से, इसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ये आपको मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फिजिक्स का। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पे बेस करके हम और सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर ये हमारा अच्छा हो गया तो हमें बहुत कुछ आने लगेगा फिजिक्स में। इसमें देखिए आगे क्या है, ग्रेविटेशन है। इससे पहले आपको ये था रिजिड बॉडी था पढ़ना, मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी था। ग्रेविटेशन है 5 मास का। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटल है 8 मास का। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है 7th मास का। और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी 5 मार्क्स का देता है। और ऑसिलेशंस एंड वेव्स आपको 10 मार्क्स देता है। तो एक एक करके हम लोग पूरा सिलेबस इसका कवर करेंगे। तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 70 मार्क्स। और 70 मार्क्स ये आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। ऐसे एग्ज़ाम जो होता है ये 11th का एग्ज़ाम सभी कॉलेज में अपने अपने कॉलेज में इंटरनल ही होता है। इससे हमें अपना बेस तैयार करना है, जो कि हमें 12th में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हमारा 11th स्ट्रॉन्ग होगा तो 12th भी हमारा अच्छा होगा। तो 70 मार्क्स आपको मिल जाएगा रिटन एग्ज़ाम से, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल होगा, और कुल मिलाकर के आपको हो गया 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स आपको का 11th का है। तो 11th के टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के जो हमारा यूनिट है इसमें से पहला चैप्टर उठाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, या आप बोल सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट उठाएंगे। और अब हम आगे देखेंगे यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। फिजिकल वर्ल्ड क्या है, फिजिकल वर्ल्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मेन टॉपिक पे। फिजिकल वर्ल्ड हमारे सराउंडिंग में बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इतने सब कुछ मिला करके हमारे सामने जो भी भौतिक चीज़ें हैं सब मिला करके क्या बनाता है, फिजिकल वर्ल्ड बनाता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें होंगे, उसी को हमें स्टडी करना है हमारे आसपास में। जैसे मैनली जो इस टॉपिक में फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वह नेचर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप समझिए कि साइंस क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं।
इस बात को समझना है हमें कि साइंस किसे कहते हैं। जैसा कि बहुत बार आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, 8, 9, 10 वगैरह में साइंस के बारे में पढ़े होंगे और आप जानते होंगे कि ये साइंस जो होता है सिस्टमेटिक नॉलेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सिस्टमेटिक नॉलेज को बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग। हम लिखेंगे द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन साइंस कहलाएगा। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। स्टेप बाय स्टेप अध्ययन अगर हम किसी चीज का करते हैं तो साइंस कहलाता है। ठीक है। अब और यही वजह है कि आपने सुना होगा कि कभी कभी हमारे आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि साइंस लगा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस, सुने हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, बोलिए। सुने होंगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में सुने होंगे। कंप्यूटर साइंस सुने हैं, कंप्यूटर के साथ साइंस लगा, इसका मतलब हो गया कि उसे जो हमने अध्ययन किया है वो क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से किया है, इसीलिए वह क्या है, वह भी साइंस है। मैथमेटिकल साइंस बोलते हैं, मैथमेटिक्स का भी हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। सिस्टमेटिक मतलब होता है क्रमबद्ध। तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग क्या कहलाएगा, सिस्टमेटिक नॉलेज हमारा ही कहलाएगा साइंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए अभी हम जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद बायो हो गया, मैथमेटिकल साइंस होता है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस होता है, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया साइंस का। ठीक है। अब साइंस, अब बात आती है ये जो साइंस पढ़ते हैं ये हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या खराब है। अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, फिजिकल वर्ल्ड समझ लीजिए कि हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, क्या बोलिएगा आप लोग, साइंस हमारे लिए अच्छा है या खराब है, बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि साइंस का अच्छा और खराब होना उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, उसका यूज किस तरह से होता है, यूजेज पे डिपेंड करता है कि साइंस अच्छा है या खराब है। इसे हम उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे ही बता सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ों को। मान लीजिए कि साइंस, जब हमें साइंस का नॉलेज हुआ, जब ने हमने सिस्टमेटिक अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद हम क्या बनाए हैं, एटम बम बनाए हैं। मतलब ऐसा मत समझिए आप और हम बनाए हैं, कोई साइंस पढ़ करके ही बनाया है। ठीक है, साइंस पढ़ने के बाद ही किसी ने क्या किया है, एटम बम बनाया। क्या एटम बम बनाना हमारे लिए अच्छा है या खराब है? ठीक है, सोचिए। वह भी क्या होगा, अब साइंस बना तो दिया है, अब अननेसेसरी, अब किसी, अब पाकिस्तान पे जाकर के अब इंडिया सोचे कि नहीं हमको एटम बम गिरा देना है, तो क्या ये अच्छा काम होगा? तो साइंस का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ आपका। अब साइंस कहता है कि नहीं आप अपना डेवलपमेंट कीजिए, आपका डेवलपमेंट हुआ, आपने क्या किया, एटम बम बनाया, तो आप क्या बने, शक्तिशाली बने कि आपके पास एटम बम है। मतलब आपके पास क्षमता है दूसरे से लड़ने का, लेकिन आप उसका अगर गलत उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, खराब है। तो हमें इस बात को समझना है कि साइंस जो है
का उपयोग ही हमें मेनली समझना है कि उपयोग किस तरह से होता है। एक्चुअल में साइंस पढ़ने का मतलब ही है कि अगर आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर हम सिर्फ एग्ज़ाम पास ही करते हैं उसे। साइंस पढ़ लिए हम सिर्फ एग्ज़ाम ही पास करते हैं अगर उसका एप्लीकेशन नहीं आया। आप मान के चलिए कि आप कुछ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, आप मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप सारा कुछ पढ़ने के बाद भी आपसे जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं आ पाता है। आपको ये नहीं पता चलता है कि ये फ़ैन कैसे चलता है, आपको ये पता नहीं चल पाता है कि फ्रिज कैसे काम करता है, आपको ये पता ही नहीं चल पाता है कि कोई मशीन है वो किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर का फंक्शन कैसे होता है, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। तो इन सारी बातों से आपको ये स्पष्ट होता है कि साइंस का एप्लीकेशन, साइंस का नॉलेज होना और उसका एप्लीकेशन आना दोनों अलग-अलग बातें हैं, ठीक है। तो साइंस की चर्चा हम कर रहे हैं। अब साइंस को आपको देखिए, साइंस हमेशा तर्क पे चलता है, तर्क आपको देनी पड़ेगी, रीज़न आपको देना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ हुआ तो अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ प्रूव्ड होना चाहिए, तब साइंस उसको एक्सेप्ट करता है। यानी कि आपको थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा कि हम जो थ्योरी दिए हैं वह सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा साइंस तथ्य पे आधारित होगा। अब ये नहीं करना है, साइंस को आप गॉड से मत जोड़िएगा, ईश्वर से नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये आध्यात्मिक चीज़ों से इसे आप मत जोड़िएगा कि हाँ, उसमें ऐसा होता है, इसमें क्यों नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ फंडामेंटल तथ्य ऐसे होते हैं जिस पे कोई वाद-विवाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? कि फंडामेंटल चीज़ों पे हम कोई वाद-विवाद नहीं करेंगे, हम जो है उसको पढ़ लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये साइंस में चलता है। अगर आप रियल लाइफ में हम हमेशा ऐसा करने लगेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, कोई काम बन नहीं पाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि मान के चलिए कि कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है। 2 टीम मैदान में पहुंचता है और दोनों क्रिकेट खेलने के लिए रेडी है। अब जो बल्लेबाज जाता है बल्लेबाजी करने के लिए, अब वह बोले क्या कि नहीं, एम्पायर से वो बोले कि भैया आप पहले हमको ये बता दो कि स्टंप जो हम ये 3 लगाए हैं, ये 3 ही क्यों लगाए हैं? आप हमको पहले ये बता दो कि 3 ही स्टंप क्यों है, तब जाकर के हम बैटिंग करेंगे। तो क्या खेल हो पाएगा? खेल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो 3 ही स्टंप क्यों है, उसके पीछे में अगर वो लग गया तो खेल नहीं हो पाएगा। इसीलिए फंडामेंटल चीज़ों पे वाद-विवाद नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। ये लाइफ की भी बात है, ठीक है, केवल साइंस की बात नहीं है। तो आपको साइंस समझ में आया होगा कि साइंस क्या है। ये क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज है किसी भी चीज़ का। अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं। अब हम टेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे? द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस, नॉलेज ऑफ साइंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है। चलिए, टेक्नोलॉजी को भी समझ गए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी क्या करता है? हमारे लाइफ को कंफर्ट करता है। फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत में ये सारी बातें हो रही है कि अब ये जो हम फिजिक्स पे धीरे धीरे आएंगे कि फिजिक्स क्या होता है और ये हमारे सोसाइटी के लिए कैसे लाभप्रद है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होता है कि हमारा लाइफ, हमारे सोसाइटी का लाइफ ईजी होता है। क्या होता है? ईजी होता है, आसान हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये फैन है,
ये फैन है, तो अगर स्विच नहीं होता तो क्या होता, तार हमें आकर के जोड़ना पड़ता, फिर जाकर के ये चलता। स्विच की वजह से कितना आसान हो जाता है, हमने फटाक से ऑन ऑफ कर लेते हैं इसको। तो ये क्या करता है हमारे लाइफ को, अब गर्मी लगती है पंखा चला लिए तो क्या होगा, हमारा लाइफ कंफर्ट होता है। कभी कभी आप और कंफर्ट जोन में जाएंगे तो क्या होगा, एसी चलाएंगे, कूलर चलाते हैं, फिर एसी चलाते हैं, तो और क्या होता है, हमें कंफर्ट मिलता है, गर्मी से राहत मिलता है। उसी तरह से ठंडे के दिनों में हम हीटर जला लेते हैं। तो ये सब क्या है, अपने लाइफ को कंफर्ट करना है। तो टेक्नोलॉजी हो गया एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द साइंस। अब मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है अब, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, ये मेन मुद्दा है जो हमें अभी पढ़ना है कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स साइंस का ही पार्ट होगा, जैसा कि हम पहले ही बोले हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज है ये भी। तो फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में। एक्चुअल में ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड आपको आया है, लेटिन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, लेटिन वर्ड है। और इसका मीनिंग जो इंग्लिश में होता है फिजिक्स का, वह होता है नेचर। फिजिक्स मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, अर्थात इसका मतलब है कि जो फिजिक्स है उसका क्या है, नेचर से कुछ रिलेशन है। समझिए, अब नेचर में कुछ होता है, जैसे कि मान के चलिए कि किसी पेड़ में फल लगा हुआ है और वह गिर गया। अब वह नीचे ही क्यों गिर गया, दो गाड़ियां जा रही है, आपस में टक्कर हो गया, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन हो गया तो किसको कितना वेलोसिटी मिला, कितने फोर्स से उसका टक्कर हुआ। ठीक है, ये सब स्टडी जब हम करते हैं तो हमारे ये नेचर के अंतर्गत आता है। हम चलते हैं, हम चल क्यों पाते हैं, चलने के लिए क्या जरूरी है, चलने के लिए हमारे अंदर एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए। अब सर जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं वह सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन के साथ होना चाहिए। अगर हमें बोल दिया जाए कि तुम जाकर के शीशा पे दौड़ो, तो कितना फास्ट आप दौड़ लीजिएगा, बोलिए। शीशा पे अगर दौड़ने बोल दिया जाए तो कितना फास्ट आप दौड़ लीजिएगा, आप चलना मुश्किल हो जाएगा आपका, दौड़ने की बात छोड़ दीजिए, चलना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब का स्टडी जब हम करेंगे तो कहाँ करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। तो एक्चुअल में क्या लिखेंगे, क्या हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, फिजिक्स के बारे में। ये जो है प्रकृति में जो घटनाएं घटती है और जो नियम होते हैं, उसी का अध्ययन जब हम करते हैं तो वह कहलाता है, आपको फिजिक्स कहलाता है। क्या लिखेंगे, द, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस which deals with study of law of nature and its phenomena. Physics is the part of science which deals with study of law of nature and its phenomena. साइंस का वह पार्ट जो प्रकृति के नियम और उसमें होने वाले घटनाओं का अध्ययन बताता है, फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति के नियम दोनों अलग अलग, दोनों ही कीवर्ड है, लॉ ऑफ नेचर और ये फिनोमिना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ नेचर और फिनोमिना दोनों अलग अलग चीजें, इसको समझना है। लॉ ऑफ नेचर प्रकृति के नियम, नियम और घटना,
ये दो अलग अलग वर्ड है। तो बता सकते हैं आप दोनों में क्या अंतर है? सोचिए इस पे। आप लॉ ऑफ नेचर के बारे में या नियम के बारे में, आप लॉ के बारे में आप ये बोलेंगे कि लॉ जो होता है वह निश्चित होता है। क्या होता है? डिफिनिट है क्या कि वह होगा। ठीक है, अगर हम चल पा रहे हैं तो फ्रिक्शन का जो लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। हम जो किसी गाड़ी को चलाते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा और हर जगह होगा। लेकिन घटनाएं, जैसे मान के चलिए कि कहीं घटना घटा, सुनामी आ गया, सुने होंगे सुनामी आया था कभी। ठीक है, तो क्या लोग पहले से जानते थे कि ये सुनामी आएगा? वो तो एक घटना है, कहीं एकाएक हो गया। आप रोड पे जाते हैं, आप कार चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि आज घटना कुछ हो जाएगी? आपका बाइक कहीं टक्कर हो जाएगा, गाड़ी कहीं टक्कर हो जाएगी? आप नहीं जानते हैं, यह एकाएक नेचर में होता है। तो इस तरह की घटनाएं हैं। आंधी तूफान आ गया, ठीक है, आंधी तूफान आ गया, तो ये सब क्या है? घटना है। और कुछ लॉ होते हैं कि ग्रेविटेशन के कारण से एप्पल गिरा, न्यूटन साहब ने स्टडी करके बताया लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है, तब लोगों को पता चला, उससे पहले पता ही नहीं था। तो इस सब बातों से ये साबित होता है क्या? लॉ ऑफ नेचर और फिनोमिना क्या है? अलग अलग है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर अगर ये एक ही रोड पे देखिए दो गाड़ी हम बना रहे हैं, इस गाड़ी में ड्राइवर भी दे दिए, ये इधर से चला रहा है और दूसरा गाड़ी इधर से आ रही है। सोचिए क्या होगा? कॉलिजन होगा जी। इधर से आ रहा है तो क्या होगा? कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा। इसके इसके जो वेलोसिटी थे, इसके जो वेलोसिटी थे, इसके जो डिस्टेंस थे, ये सब क्या होगा? एक निश्चित लॉ के तहत होगा। लॉ ऑफ मोशन जो है उसको ये फॉलो करेगा। तो ये आपको क्या हो गया? ये आपको नियम हो गया, ये आपको लॉ हो गया। लेकिन कहीं बादल बना है और बारिश हो गया, ये इसके जब हम स्टडी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको बादल है, तो ये आपको क्या होगा? आपको बारिश होने लगा है, ये सब घटनाएं हैं। बादल बना, क्लाउड बना और फिर क्या हुआ? बारिश होने लगा, तो ये सब घटना के अंतर्गत में आता है। आई होप आपको ये फिजिक्स समझ में आया होगा कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, अब इसका यूज तो समझ में आया है कि समाज से क्या रिलेशन, समाज क्या होगा। ये सब चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देंगे, तब क्या होगा? तब जा कर के हमारा समाज, हम क्या होंगे? कंफर्टेबल होंगे। और मेन उद्देश्य क्या है इस सब का? यही है कि हमारा लाइफ कंफर्ट हो। एक्चुअल में जो है यही दोनों मेन चीज़ पढ़ना है, यूनिट और डायमेंशन। इसके बारे में, यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से जानते हैं, लेकिन डायमेंशन आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा। ठीक है, डायमेंशन क्यों हम जानेंगे कि डायमेंशन को लाना क्यों पड़ा है, ऐसा क्या हो गया जो यूनिट पढ़े ही थे तो वो डायमेंशन क्यों लाए, ये क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं ये यूनिट। अब यूनिट होगा किसका? सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? यूनिट होगा किसका? और अगर यूनिट होता है तो क्यों हमें यूनिट को लाना क्यों पड़ा? दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यूनिट किसका होगा, और दूसरा क्वेश्चन है इसे क्यों लाना पड़ा, हम इसे पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, आप लोग भी कुछ बोलिए इस पे, यूनिट तो किसका होगा बताइए, यूनिट होगा किसका? पहला क्वेश्चन यही है कि यूनिट होगा किसका, किसका होगा? तो यूनिट किसका होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी का होगा, जो भौतिक राशियां होती है
जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसी का ना यूनिट होगा। यूनिट किसका होगा? आप क्या करते हैं? आप कपड़ा पहनते हैं, आप भोजन करते हैं, आप कभी दुकान से कुछ खरीद के लाइएगा। अब तो क्या होगा, ये कोई ना कोई भौतिक राशि, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप जा करके बाय करके मार्केट से लाते हैं, तो यूनिट उसी चीज का होगा। यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में हम सबसे पहले डील करेंगे यूनिट क्या होता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था, यूनिट किसका होगा? तो किसका होगा? फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? यानी इसे जो है फिजिकल क्वांटिटी, आपको वो क्वांटिटी होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। ठीक है, जिसे माप और तौल सकते हैं वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्या हो सकता है? नापा जा। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। जिसे हम मेजर करते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, अब बात आती है इसे मापने के लिए किसे आप लाते हैं? यूनिट को लाते हैं। नहीं, यूनिट को लाते हैं। उससे पहले आइए इसका टाइप जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जो है इसका कैटेगरी किया गया। जिस ये कब हुआ, ये सब कब हुआ था, इसके लिए माप तौल जो है एक कमेटी बनी थी। 1971 में माप तौल के नाम से एक कमेटी बनी थी, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैसा होगा। समझ गए? तो उसमें मेनली इस बात पे चर्चा हुई थी कि जो ये अलग अलग ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसे हम मापते हैं नहीं, इसी को मापने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। तो 1971 से पहले क्या होता था कि चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग देश अलग अलग चीज़ का उपयोग करता था। हमारे ही देशों में जैसे अगर किसी को अनाज मेजर करना होता था तो वो अनाज कई तरीके से मेजर होता था, अभी भी होता है। अभी भी मेजर होता है। जैसे कि अगर कोई खेत ही मेजर करता है तो खेत मेजर करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या चलता है जी? हमारे यहाँ जो अभी है बिहार में या कहिए कि इंडिया में ही क्या चीज़ मेजर होता है, कैसे मेजर करते हैं खेत को? लोकल में हम कैसे करते हैं? लग्गा से करते हैं। अब ये लग्गा क्या होता है? अगर हम जा कर के किसी विदेशी को बोले कि ये लग्गा अपने ही देश में, अगर दूसरे राज्य हम चले जाएं तो क्या होगा? ये नहीं लोग समझेंगे कि लग्गा क्या होता है। तो कैसा एक ऐसा यूनिट चाहिए खेत को मेजर करने के लिए जो यूनिवर्सल हो, जो हर जगह चलता हो। समझ गए? तो ऐसे यूनिट लाना पड़ा। उस समय भी माप तौल में क्या हो गया, जब डिफ़िकल्टीज होने लगा, जब लोगों का आदान प्रदान इंटरनेशनली होने लगा, तब दिक्कतें शुरू होने लगा। फिजिकल क्वांटिटी अगर आप इसका आदान प्रदान करते हो तो यूनिट बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान के चलिए आप जाते हो मार्केट, आप बोलो कि भाई हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए। आप ऐसे बोलिए पहले कि हमको चीनी दे दीजिए, तो पहला क्वेश्चन दुकानदार क्या पूछेगा? कितना दें? तो वो कितना जो बोलिएगा, आप मान के चलिए कि आप बोल देते हैं हमको 100 दीजिए। आप क्या बोलते हैं? 100 दीजिए। आप दुकानदार को जाके बोले भैया हमें चीनी दीजिए, तो दुकानदार ने पूछा कितना?
चाहिए, तो आप बोले 100 चाहिए। अब 100 के बाद क्या वो 100 आपको दे देगा? फिर वो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? 100 क्या 100? यानी कि अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे यूनिट पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है कि आपको 100 ग्राम चाहिए, 100 किलो चाहिए या आपको मिलीग्राम में चाहिए। तो आपको यूनिट क्या होगा बताना पड़ेगा, ठीक है। या चीनी आपको 100 मन चाहिए, जैसे मन, अब सब कोई जानता होगा कि एक मन कितना होता है, बहुतों को नहीं पता होगा कि एक मन 40 किलो के बराबर होता है। ये सब क्या है? लोकल यूनिट है, जिसे हम और आप आसपास में जानते हैं, लेकिन सारे लोग इसे नहीं जानते। ये जो यूनिट के बीच विविधता था, इसको खत्म करने के लिए ये यूनिट लाया गया। क्या 1971 में क्या हुआ? मीटिंग हुआ और उसमें डिसाइड किया गया कि किस क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे, और ये इंटरनेशनली मीटिंग था। अब आपको ये नहीं सोचना है कि अब हमारे गांव से तो उस मीटिंग में किसी को बुलाया ही नहीं गया था, ये नहीं सोचना है। अब हमारे गांव से क्यों बुलाया जाएगा? अब आप ही के गांव में कोई मीटिंग होता है तो सबको बुलाया जाता है, गिने चुने आदमी को बुलाया जाता है। तो उसी तरह 1971 में जब मीटिंग हुआ तो उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ देशों को बुलाया गया, कुछ को नहीं बुलाया गया, लेकिन फाइनली डिसाइड हो गया कि किसको कैसे मेजर करेंगे, और उसी में आया एसआई सिस्टम आया था, ठीक है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाइप्स लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझिए आप इसको अच्छे से, फिर लिखिएगा। टाइप कितने हो जाएंगे? हम टाइप पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? FBQ। इसके बाद होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और फिर क्या होगा? बोलिए आप लोग। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 तरह के क्वांटिटी होते हैं। देखिए, इसको कहते हैं हिंदी में आधारभूत भौतिक राशि, या इसको कहते हैं मूल भौतिक राशि। इसको कहते हैं व्युत्पन्न, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, और ये जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं संपूरक भौतिक राशि, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। PQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, वह क्वांटिटी होता है जो किसी अन्य क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। वह क्या कहलाता है? फंडामेंटल कहलाता है, मूल कहलाता है। फंडामेंटल का मतलब हुआ आधारभूत, मूल। क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। समझ गए? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुआ? वह क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं फिर इस चीज को। आपकी फैमिली में कई सारे मेंबर हैं, ठीक है। तो आप जो आप हैं वह किसी पे निर्भर करते हैं या आप फंडामेंटल हैं? क्या होते हैं आप लोग? जो भी स्टूडेंट होते हैं वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं, मेनली पापा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो घर के गार्जियन जो हुए, जो पापा हुए, वो क्या हुए? फंडामेंटल हुए। अब
अब वो फंडामेंटल क्यों हुए? क्योंकि वो गार्जियन हुए, वो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। तो याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो किसी अदर क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है। क्या लिखेंगे? द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी is called fundamental क्वांटिटी। क्या कहलाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। अब हमने आपको जब लेक्चर सुना रहा था, कहानी सुना रहा था, तो उसमें बताया था कि 1971 में जो है एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये ईस्वी वगैरह याद रखना उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी वो जो एसआई सिस्टम की चर्चा किए, हम आगे भी करेंगे इसकी चर्चा। तो उसी मीटिंग में क्या हुआ था, एसआई सिस्टम को लाया गया था, ठीक है। और उसी में डिसाइड किया गया कि जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा वो कितने होंगे, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, एसआई सिस्टम in SI system are adopted in SI system, ऐसे लिखिए। There are 7 fundamental physical quantity which are adopted in SI system। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? 7 होते हैं। और ये कब लिया गया था? हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। 1971 में एक मीटिंग हुआ था, उसी में 1971 में एक मीटिंग हुआ था, उसी में ये डिसाइड किया गया था। तो 7 कौन कौन सा वो क्वांटिटी है, आप लिखिए। पहला क्वांटिटी होगा लेंथ, दूसरा मास, तीसरा क्वांटिटी टाइम, चौथा क्वांटिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा क्वांटिटी टेम्परेचर, छठा क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सबके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सब हमारे लिए जरूरी है, बार बार आएगा, हमें हमेशा इससे मुलाकात होती रहेगी। और सातवां क्वांटिटी होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही 7 क्वांटिटी होते हैं, एकदम याद होना चाहिए आपको ये सातों। इसका हम बाद में यूनिट भी पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ। तो 7 नाम आपको ये याद होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है सब कुछ ना? ये बहुत बेसिक चीज है, हो सकता है कि इसके बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे। डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड। हम इसको ये भी लिख सकते थे कि विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, ठीक है। वो क्या होगा? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा, तो हम उसे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। अब आप ये मत बोलिएगा कि उसमें सर आपने बताया फंडामेंटल तो 7 बताए, तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का भी कुछ होगा, 100 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये मिलके बनता है, फंडामेंटल से मिलके बनता है। तो कभी आप 2 मिलाइएगा, कभी 3 मिलाइएगा, कभी 4 मिलाइएगा, कभी 7 मिला दीजिए, ठीक है। तो उसके अनुसार ये बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्पीड। बताइए ये स्पीड क्या होता है? ये क्या होता है जी स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? टाइम है। तो क्या ये फंडामेंटल हुआ जी? ये दोनों यानी 2 फंडामेंटल लेंथ और टाइम मिलके क्या बनाया?
स्पीड बनाया। और आइए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है। बताइए ये वेलोसिटी जो है ये क्या है? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक टाइम पहले से है, ये वाला टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये आपको लेंथ ही होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। तो लेंथ डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2 बार टाइम आया। इसका मतलब हो गया कि एक्सेलेरेशन जो है एक बार लेंथ और 2 बार टाइम के आने से बना है। तो ये क्या हो गया? एक्सेलेरेशन इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है डेराइव्ड हो गया। तीसरा एग्जांपल फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है जी? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अभी अभी देखिए एक्सेलरेशन इस सब पे डिपेंड करता है और मास भी फंडामेंटल है। तो मास, लेंथ और 2 बार टाइम आएगा तब कौन मिलेगा? फोर्स मिलेगा। उसी तरह से अगला वर्क, वर्क बराबर क्या होता है जी? फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स स्वयं ही कितने पे निर्भर किया था? मास पे, एक्सेलेरेशन पे। एक्सेलेरेशन किया था डिस्प्लेसमेंट और 2 बार टाइम पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें फिर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो जाएगा वर्क के केस में। तो इस तरह से वर्क भी क्या हो जाएगा? आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। और एनर्जी, एनर्जी वर्क ही होता है। एनर्जी बराबर वर्क ही होता है और यही हो जाएगा। और फिर है पावर, यही सब है जो हमें कि चैप्टर बन जाएगा, एक तरह से समझिए कि चैप्टर बन जाएगा और सब हम पढ़ेंगे आगे। पावर बराबर क्या? वर्क बाय टाइम, यानी कि ये किसी और पे निर्भर करेगा। तो ये सारा क्वांटिटी जो इधर लिखे हैं आपका, ये क्या है? डेराइव्ड है। का हिंदी क्या बोले आपको? संपूरक बोले। इस संपूरक वर्ड का मीनिंग समझिए आप, सप्लीमेंट्री को समझिए। ये क्या होता है? संपूरक मतलब पूरा नहीं हो रहा था, आकर के कोई पूरा किया उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? संपूरक बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री वर्ड यूज होता है, जैसे कभी बोलता है लोग बोलचाल की भाषा में सप्लीमेंट्री फूड बोलता है। क्या बोलता है? सप्लीमेंट्री फूड। जैसे हॉर्लिक्स आप खाते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं, तो वो सब क्या है? सप्लीमेंट्री है। आप कभी आप पिज्जा ऑर्डर करके मंगाते हो, पिज्जा खाते हो कभी, तो क्या पिज्जा लोग रोज खाता है? रोज नहीं खाता है, किसी पार्टिकुलर दिन अपने भोजन में उसको ऐड करता है, नहीं। तो जब हम अपने रेगुलर चीजों में किसी बाहर की चीजों को ऐड करते हैं तो वह क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री कहलाता है। आप पिज्जा रोज ऑर्डर करके नहीं खाते, किसी पार्टिकुलर दिन ऑर्डर किए, वो आया, उस दिन आप खा लिए, तो आपके भोजन में वह ऐड हुआ, यानी कि वह सप्लीमेंट्री फूड हुआ। तो लेकिन यहाँ तो हमें फूड नहीं है, यहाँ पे क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ये एडिशनल 2 क्वांटिटी है जो कि एसआई सिस्टम को पूरा करता है। क्या करता है? लिखेंगे इट इज एडिशनल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? एडिशनल फिजिकल क्वांटिटी होता है। और ये कितना होता है? देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में ही क्या माना गया? 2 सप्लीमेंट्री को माना गया। और वो कौन कौन सा होगा? तो पहला होता है प्लेन एंगल, प्लेन, देखिए क्या होता है? प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट्री होता है आपको, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी आज कंप्लीट हुआ।
फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन जाने हम, और इसके टाइप्स को जाने कि ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट को, वो कितने तरह का होता है, फिर उसके सिस्टम के बारे में समझेंगे आज। थैंक यू सो मच।